आयशा के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बार बार उस कॉल को डिस्कनेक्ट करके कॉल करने वाले को अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी। मगर वो कॉल करने वाला भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो बार बार आयशा को कॉल लगाए जा रहा था और आयशा बार बार कॉल को डिस्कनेक्ट कर रही थी। अनिका और रोहित दोनों आयशा के चेहरे की उलझन साफ साफ देख पा रहे थे। तभी अनिका ने बड़ी धीमी आवाज में उससे पूछा, क्या हुआ, आप कुछ परेशान नजर आ रही हैं? आयशा ने अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, देखो ना, अब इतने सालों बाद मैं अपने बेटे के साथ खाना खाने बैठी हूं, मगर ये मार्केटिंग वाले पीछा ही नहीं छोड़ रहे। आए दिन ये मार्केटिंग वाले कॉल करके परेशान करते रहते हैं। आयशा की बात सुनकर रोहित ने अपनी घड़ी की ओर देखा। रोहित ने आयशा से कहा, मगर इस वक्त तो सारे ऑफिस बंद हो चुके होंगे। हो सकता है ये कोई मार्केटिंग कॉल ना हो और कोई अर्जेंट आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हो। आयशा ने फिर से बात बदलते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, इस नंबर को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। इसी नंबर से बार बार कॉल आता रहता है। मुझसे पूछते रहते हैं कि क्या आपको लोन चाहिए, क्या कोई क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहती हैं, वगैरह वगैरह। रोहित और अनिका अच्छी तरह से जानते थे कि आयशा बात को उड़ाने की कोशिश कर रही थी। उनके चेहरे पर उलझन और परेशानी साफ नजर आ रही थी। तभी फिर से आयशा का फोन बजने लगा। उसी अननोन नंबर से फिर से कॉल आ रहा था। अनिका ने बड़े ही ध्यान से देखा। वो नंबर आयशा के मोबाइल में स्टोर नहीं था। आयशा ने फोन स्क्रीन पर तुरंत अपनी उंगलियां फेरते हुए उस कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। कुछ देर तक डाइनिंग टेबल पर खामोशी छाई रही। आयशा, जो अब तक काफी मुस्कुराकर रोहित और अनिका से बातें कर रही थी, अचानक ही उनके चेहरे पर मुस्कुराहट गायब हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि मन ही मन वो अपने आप से कई सारी बातें कर रही थीं। अपना खाना पूरा करके रोहित ने आयशा से कहा, मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। आयशा अभी भी अपने हाथ में निवाला पकड़े हुए अपनी थाली की ओर देखे जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे रोहित की बात आयशा के कानों पर पड़ ही नहीं रही थी। तभी रोहित ने फिर से अपनी आवाज जरा सी ऊंची करते हुए कहा, क्या आप मेरी बात सुन रही हैं? अचानक ही होश संभालते हुए आयशा ने रोहित की ओर देखकर कहा, हाँ बेटा हाँ, मुझे लगता है अब बहुत देर हो गई है, तुम दोनों को अब चलना चाहिए। अपना निवाला थाली में रखते हुए वो रोहित के लिए नैपकिन ले आईं। रोहित ने अपने हाथ धोकर उसी नैपकिन से अपने हाथ पोंछे और आयशा से थैंक्स कहकर अनिका के साथ मेन डोर से बाहर चला गया। जैसे ही रोहित अपनी कार के पास पहुंचा, पीछे से आवाज लगाते हुए आयशा ने अनिका से कहा, भूलना मत, कल हमें एग्जीबिशन में जाना है, अब वहीं मुलाकात होगी। अनिका ने भी आयशा की इस बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ, और आप भी अपना वादा याद रखिएगा। अनिका जानती थी कि आयशा ने मन ही मन ये तय कर लिया था कि अगर वो ऑर्किड के फूल बचाने में अनिका कामयाब हो जाती है तो आयशा मारवा अपनी जिंदगी से जुड़ा सबसे बड़ा सच रोहित को बता देगी। अनिका की बात का जवाब देते हुए धीमी आवाज में आयशा ने कहा, जरूर, कल मिलते हैं। रोहित और अनिका ने आयशा को गुड बाय कहा और कार में बैठकर विला से निकल गए। आयशा काफी देर तक रोहित की कार को जाता हुआ देख रही थी। जैसे ही रोहित की कार दिल्ली हाईवे की ओर पहुंची, रोहित ने अचानक ही कार को साइड में लगा दिया। रोहित ने अनिका की ओर देखकर कहा, तुम तो अब हैकिंग की दुनिया के बारे में सब कुछ जानती हो, क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम करोगी? अचानक ही रोहित ने जो बात कही थी वो अनिका की समझ के बाहर थी। अनिका हैरान होकर रोहित की ओर देखने लगी। अनिका ने रोहित से पूछा, ये क्या कह रहे हो, अचानक हैकिंग की बात कहां से आ गई? रोहित ने अनिका से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी माँ का फोन हैक करो और ये पता लगाने की कोशिश करो कि अभी अभी उसे जो कॉल आया था वो किसने किया था। अनिका रोहित की बात सुनकर शॉक हो गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर रोहित कहना क्या चाहता था। रोहित ने अनिका की आंखों में पढ़ लिया था कि अनिका को रोहित की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। इसलिए अनिका को समझाते हुए रोहित ने कहा, देखो, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। अनिका इस बार रोहित की बात बिल्कुल नहीं मानने वाली थी। अनिका जानती थी कि अपनी माँ को लेकर रोहित कई दिनों से काफी इमोशनल टेंशन से गुजर रहा था, मगर इस वक्त रोहित ने जो मांग की थी वो काफी हद तक अनिका को सही नहीं लग रही थी। अनिका ने बड़ी ही तेज नजरों से रोहित की ओर देखते हुए कहा, तुम अपनी माँ के बारे में इस तरह की बात सोच भी कैसे सकते हो? अनिका एक औरत होने के नाते जानती थी कि ऐसे वक्त पर एक मर्द क्या सोच सकता था।
मगर रोहित को अनिका ने कभी इस तरह का बर्ताव करते हुए नहीं देखा था। मगर आज अपनी ही माँ के फोन को हैक करके कॉलर के बारे में जानने की मांग करके रोहित ने अनिका को काफी डिसअपॉइंट कर दिया था। अनिका ने रोहित से कहा, क्या तुम जानते हो, पिछले कुछ महीनों में तुम्हारे साथ वक्त गुजारने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ था कि तुम बाकी लड़कों जैसे नहीं हो। औरतों की इज्जत करना जानते हो, उन पर विश्वास करना जानते हो और उनका विश्वास हासिल करना भी अच्छी तरह जानते हो। मगर आज तुमने इतनी नीची बात करके ये साबित कर दिया है कि तुम भी बिल्कुल उन्हीं मर्दों में से हो जो एक अकेली औरत को हमेशा नीची नजरों से देखते हैं। रोहित ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए अनिका से कहा, देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें इस वक्त ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। बस इतना समझ लो कि मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन इस वक्त मेरी माँ को कॉल करने की कोशिश कर रहा था। ये ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि खुद मेरी माँ के लिए बहुत जरूरी है। हो सकता है कि उन्हें एक बहुत बड़े जाल का शिकार बनाया जाए। अगर मुझे उन्हें बचाना है तो मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर सच क्या है। अनिका रोहित की बात से बिल्कुल कन्विंस नहीं थी, मगर अनिका एक बात बहुत अच्छी तरह से जानती थी। अगर रोहित ने बचपन से लेकर आज तक किसी चीज को सबसे ज्यादा मिस किया था तो वो था एक माँ की ममता। और सालों बाद लौटी इस ममता को रोहित इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाला था। अनिका ने अपना फोन निकाला और एक सीक्रेट वेबसाइट पर लॉगिन किया। उस वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद कुछ देर तक अनिका अपनी फोन स्क्रीन पर कुछ टाइप करती रही। कुछ देर के बाद अनिका को आयशा के फोन को हैक करने में कामयाबी मिल गई। हैक करने के बाद अनिका ने आयशा का कॉल लिस्ट अपने फोन में डाउनलोड कर लिया। एक के बाद एक इनकमिंग कॉल पर अनिका नजरें घुमाने लगी। रोहित ने भी बड़े ही ध्यान से हर नंबर को चेक किया। तभी अचानक अनिका की नजर उस नंबर पर पड़ी जिस नंबर को अनिका ने अभी कुछ देर पहले आयशा के मोबाइल पर फ्लैश होता हुआ देखा था। अनिका अगर एक बार किसी चीज को देख ले तो वो चीज, वो नंबर या वो चेहरा अनिका के दिमाग में बिल्कुल किसी फोटो की तरह छप जाता था। अनिका के अंदर ये हुनर बचपन से ही था। वो नंबर देखकर अनिका ने तुरंत पहचान लिया कि ये वही नंबर था जिस नंबर से आयशा को बार बार कॉल आ रहे थे। अनिका ने रोहित से कहा, यही वो नंबर है जिससे अभी अभी आयशा आंटी को बार बार कॉल आ रहा था। रोहित ने अनिका का फोन अपने हाथ में लिया और अपनी जेब से अपना फोन निकालकर वो नंबर अपने फोन में स्टोर कर लिया। जब रोहित ने वो नंबर अपने मोबाइल फोन में स्टोर किया तो अनिका ने उससे पूछा, अब तुम क्या करोगे इस नंबर का? कुछ देर फोन स्क्रीन की ओर देखने के बाद रोहित ने अनिका से कहा, मैं इस इंसान से बात करना चाहता हूं। इससे पहले कि अनिका रोहित को रोकती या उससे कुछ बात करती, रोहित ने वो नंबर डायल कर दिया। कुछ देर तक उस फोन पर रिंग बजती रही। रोहित के दिमाग में इस वक्त तरह तरह के ख्याल आ रहे थे, मगर रोहित अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। रोहित की धड़कनें काफी तेज हो चुकी थीं। तभी अचानक रोहित का कॉल कनेक्ट हुआ और सामने से एक आदमी की गहरी आवाज रोहित के कानों पर पड़ी। हेलो, कौन बोल रहे हैं? रोहित ने तुरंत उस आदमी के सवाल के सामने खुद सवाल पूछा, पहले ये बताइए कि आप कौन बोल रहे हैं? रोहित की आवाज सुनते ही वो आदमी बिल्कुल खामोश हो गया। कुछ देर तक फोन पर खामोश रहने के बाद उस आदमी ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अनिका को कोई भी कॉल ट्रेस करने के लिए कम से कम 30 सेकंड की जरूरत होती थी, मगर उस आदमी ने 15 से 20 सेकंड के अंदर कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया था। कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद अनिका ने रोहित से कहा, आई एम सॉरी, मैं इस नंबर को ट्रेस नहीं कर पाई। कॉल ट्रेस करने के लिए कम से कम 30 सेकंड तक कॉल पर बने रहना बहुत जरूरी है, तभी मैं ये नंबर ट्रेस कर पाऊंगी। अनिका की बातें रोहित के कानों पर पड़ रही थीं, मगर रोहित के दिमाग तक नहीं पहुंच रही थीं। रोहित को ऐसा लग रहा था जैसे रोहित के दिल और दिमाग के बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं रहा था। रोहित के मन में तरह तरह की बातें चल रही थीं। रोहित अब ये भी सोचने लगा था कि क्या हंसराज ने जो बातें कही थीं वो सब सच थीं? क्या सचमुच रोहित की मां ने अपने प्रेमी के लिए अपने बेटे को अपने आप से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया था? मगर फिर रोहित के अंदर का बेटा अपनी ही बात को झुठलाने की कोशिश करता रहा। रोहित को ऐसा लग रहा था जैसे वो 2 हिस्सों में बंट चुका था। रोहित का एक हिस्सा हंसराज की कही हुई बातें दोहरा रहा था, जबकि दूसरा हिस्सा एक बेटा बनकर अपनी मां की तरफदारी कर रहा था। रोहित के लिए ये इमोशनल टर्ब्यूलेंस काफी दर्दनाक था। अनिका बार बार रोहित को उसके नाम से पुकारने की कोशिश कर रही थी,
मगर ऐसा लग रहा था जैसे अनिका की आवाज रोहित तक नहीं पहुंच पा रही थी। फिर अचानक ही अनिका ने रोहित के कंधे पर हाथ रखकर उसे झटके से हिला दिया। रोहित ने होश में आते ही अनिका की ओर देखकर कहा, रहने दो, कुछ मत करो। मुझे नहीं जानना कि ये आदमी कौन है। कॉल ट्रेस करने की कोशिश मत करना। बस अब मुझे उसी घड़ी का इंतजार है जब मेरी माँ मुझसे सब कुछ सच सच कहेंगी। जो भी सच है, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो, मैं बस अब उस सच को अपनी माँ के मुंह से सुनना चाहता हूँ। अनिका को भी कहीं ना कहीं रोहित की ये बात बिल्कुल सही लग रही थी। अनिका ने रोहित को दिलासा देते हुए कहा, अब तुमने जो फैसला किया है वो बिल्कुल सही फैसला है। आज नहीं तो कल मुझे यकीन है कि आयशा आंटी तुम्हें सब कुछ सच सच बता देंगी। मैं ये नहीं कहती कि मैं जानती हूँ कि सच क्या है, मगर इतना जरूर जानती हूँ कि आयशा आंटी दिल की सच्ची हैं। रोहित ने अनिका की बात सुनने के बाद हाँ में अपना सर हिला दिया और गाड़ी स्टार्ट करके गुलेरिया हाउस की ओर ले जाने लगा। अनिका देर रात गुलेरिया हाउस पहुंची और सीधे अपने कमरे में जाकर सो गई। अनिका जानती थी कि सुबह सुबह उसे आयशा के साथ देविका के रखे फूलों के एग्जीबिशन में जाना था। अनिका खास एग्जीबिशन में जाने के लिए सुबह जल्दी उठी और तैयार होकर सीधे अपनी कार से पहले आयशा को पिक करने उसके विला में पहुंची। जब अनिका विला में पहुंची तब आयशा एक काफी सिंपल व्हाइट साड़ी पहनकर दरवाजे पर अनिका का इंतजार कर रही थी। काफी सिंपल और सादे पोशाक में भी आयशा काफी खूबसूरत लग रही थी। अनिका ने आयशा को थम्स अप का इशारा दिखाते हुए कार में बैठा लिया। दोनों देविका के भेजे हुए लोकेशन पर पहुंची। एग्जीबिशन एक छोटे से गार्डन में रखा गया था, जिसके बीचों बीच वो पीले ऑर्किड्स को बड़े ही शान से सजाया गया था। ऑर्किड्स पर नजर पड़ते ही आयशा ने अनिका से कहा, ये तो कमाल हो गया। एक दिन के अंदर देविका ने इन फूलों पर जादू कर दिया है। देखो तो, ये पौधा तो अब बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया है। अनिका कुछ देर तक बगीचे के बीच में लगे रेयर और स्पेशल ऑर्किड के फूलों को देखती रही। अनिका को इतनी गौर से फूलों की ओर देखता हुआ जब आयशा ने नोटिस किया तो धीमी आवाज में आयशा ने अनिका से पूछा, तुम बड़े ही गौर से फूलों को देख रही हो। मुझे पता है कि तुम भी हैरान हो कि एक दिन में फूलों के अंदर इतना फर्क कैसे आ गया है। दरअसल मैं भी यही सोच सोचकर हैरान हो रही हूँ कि आखिर क्या जादू किया है देविका ने इन फूलों पर कि एक ही दिन के अंदर इनका रंग इतना निखर गया है। अनिका ने देविका की दी हुई प्रिस्क्रिप्शन भी अच्छी तरह पढ़ ली थी। अनिका की प्रिस्क्रिप्शन और देविका की दी हुई दवाई में ज्यादा फर्क नहीं था, बस एक आध इंग्रेडिएंट कम ज्यादा थी। कुछ देर तक अच्छी तरह फूलों को एग्जामिन करने के बाद अनिका ने आयशा की ओर देखकर कहा, इन फूलों को गलत दवाई दी जा रही है। मैं इन फूलों की फितरत को अच्छी तरह से जानती हूँ। इस दवाई को ठीक से बैलेंस नहीं किया गया है। देविका आंटी ने जो प्रिस्क्रिप्शन लिखी है उसमें कुछ ऐसे पदार्थ भी शामिल हैं जो इन फूलों के लिए काफी स्ट्रांग हो सकते हैं, और इसीलिए मैंने बैलेंस करने के लिए उस इंग्रेडिएंट के साथ एक और इंग्रेडिएंट शामिल किया है जो होने वाली साइड इफेक्ट्स को खत्म कर दे। हालांकि आयशा खुद भी फूलों के बारे में काफी कुछ जानती थी, मगर फूलों की ट्रीटमेंट के बारे में आयशा ज्यादा जानकार नहीं थी। आयशा को अनिका की ट्रीटमेंट पर भरोसा था, न सिर्फ इसलिए क्योंकि अनिका आयशा की होने वाली बहू थी, मगर आयशा अपनी आंखों से देख चुकी थी कि अनिका फूलों के साथ क्या चमत्कार कर सकती थी। जब अनिका और आयशा उस येलो ऑर्किड के पास खड़े होकर उसे गौर से देख रहे थे, तब अचानक पीछे से आवाज लगाते हुए देविका ने आयशा से कहा, अरे आयशा, तुम आ गई। बहुत अच्छा किया। फूलों के प्रेमियों के लिए ही एग्जीबिशन रखा गया है, तो बताओ तुम कौन से फूल लाई हो। आयशा अपने साथ कोई फूल नहीं लाई थी। आयशा ने हैरान होते हुए देविका से कहा, मैं तो कोई फूल नहीं लाई। एग्जीबिशन तो तुमने रखा था, फिर मैं अपने फूल पौधे यहां लाकर क्या करती। आयशा की ये बात सुनते ही देविका के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। देविका ने आयशा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे ये एग्जीबिशन मैंने इसलिए रखा है ताकि ना सिर्फ मेरे लाए हुए फूल लोग देख पाएं, बल्कि अपने अपने स्पेशल फूलों को यहाँ एग्जीबिशन में लाकर एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करने का मौका पाएं। मैंने इनविटेशन में साफ तौर से लिखा है कि सभी लोगों को अपने साथ एक ऐसा पौधा लाना है जो उसे लगता हो कि पूरे शहर में सिर्फ उसी के पास है। समथिंग डिफरेंट यू सी, ताकि लोग अलग अलग पौधों की प्रजातियों को देखकर आपस में इंटरेक्ट कर सकें। इसी तरह से तो हम फूल पौधों के प्रेमियों को अलग अलग फूलों को कैसे संभाल कर रखना है, इसके बारे में नॉलेज शेयर करने का मौका मिलेगा।
और फिर अगर तुम अपने आप को फूलों का प्रेमी कहती हो तो तुम्हें अपने चहीते फूलों को जरूर एग्जीबिशन में लगाना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कह रही हूँ कि मैं तो अभी अभी शहर में आई हूँ। अगर मैं शहर में आते ही इस तरह का एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ तो तुम्हें तो ऐसा एग्जीबिशन कई सालों पहले ऑर्गेनाइज कर देना चाहिए था। दरअसल देविका का एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करने के पीछे सिर्फ एक ही स्वार्थ था। वो किसी भी तरह से ऊंचे खानदान की औरतों में आयशा से ज्यादा बड़ा स्थान हासिल करना चाहती थी। देविका अच्छी तरह से जानती थी कि भले ही आज देविका हंसराज के साथ थी, मगर फिर भी लोगों की नजरों में आयशा की इज्जत देविका से कई ज्यादा थी। और वो इसलिए था क्योंकि लोग जानते थे कि आयशा रोहित की मां थी। ऊंचे खानदान की औरतों के साथ अपने रिश्ते बढ़ाकर देविका आयशा की जगह हासिल करना चाहती थी। वो जानती थी कि आयशा फूलों की शौकीन थी और इसीलिए खास तौर पर इस तरह का एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करके वो फूल प्रेमी ऊंचे खानदान की औरतों के बीच ये साबित करना चाहती थी कि फूलों से प्यार होने का आयशा सिर्फ नाटक करती थी। फूलों के साथ प्यार करने का कारण और वजह कुछ और ही थी। देविका की बात का करारा जवाब देते हुए आयशा ने कहा, अगर तुम्हारे लॉजिक से देखा जाए तो हम जिस किसी चीज से प्यार करते हैं उस चीज का हमें एग्जीबिशन करना चाहिए। तब तो ऊंचे खानदान के लोगों के पास बहुत पैसा है, तो क्या तुम्हारा ये कहना है कि उन लोगों को पैसों का एग्जीबिशन रखना चाहिए? या फिर तुम ये कहना चाहती हो कि ऊंचे खानदान के लोग अगर अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो अपने बच्चों की खूबियों का एग्जीबिशन लगा दें? हम जिसे प्यार करते हैं उसके साथ अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसे खुश रखने की कोशिश करते हैं, ना कि उसे किसी प्रदर्शनी में लोगों की नुमाइश में लगा दिया करते हैं। आसपास खड़ी औरतों ने जब आयशा का ये जवाब सुना तो एक बार के लिए उन्हें ताली बजाने का मन हुआ। वो अच्छी तरह से जानते थे कि आयशा ने बिना हाथ लगाए ही देविका का गाल लाल कर दिया था, मगर देविका भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। देविका ने आयशा की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, चलो मान लेते हैं तुम जो कह रही हो वही सही है और मैं गलत हूं। तो जरा मुझे बताओ कि अगर मैं इन फूलों से प्यार करती हूं और उनकी देखभाल करना अच्छी तरह जानती हूं तो क्या मैं गलत हूं कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और नॉलेज को लोगों के साथ शेयर करूं? अगर तुम्हारे पास भी कोई नॉलेज है तो उसे शेयर करना सीखो। क्या तुमने वो पुरानी कहावत कभी नहीं सुनी कि बांटने से ज्ञान बढ़ता है? अब कल ही की बात देख लो। इस बेचारे सागर ने लाख कोशिशें की इन पीले ऑर्किड्स को बचाने की, मगर उसे कहीं से कोई साथ नहीं मिल रहा था। मगर जब मैंने इंटरनेट पर इन फूलों की हालत देखी तब मैंने ये फैसला किया कि मुझे सागर की मदद करनी चाहिए। मैं फूलों की ट्रीटमेंट के बारे में काफी कुछ जानती हूँ। आयुर्वेदिक और ट्रेडिशनल मेडिसिन की प्रैक्टिस भी कर चुकी हूँ अमेरिका में। और अगर मेरे पास किसी चीज की देखभाल करने की जानकारी है तो मुझे लगता है कि मुझे लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहिए। अगर मैंने ऐसा ना किया होता तो शायद अब तक ये फूल मुरझा चुके होते, इस पौधे ने अब तक दम तोड़ दिया होता और इस शहर के सारे लोग इतने रेयर ऑर्किड को देखने से, उसे महसूस करने से बिल्कुल वंचित रह जाते। इस बार आसपास खड़ी औरतों को देविका की बात में काफी दम लगा। ऊंचे खानदान की औरतें ज्यादातर शो ऑफ करने के लिए अजीबोगरीब शौक पाल लेती थीं, जिनमें से एक था गार्डनिंग और रेयर फूलों की परवरिश करना। ज्यादातर औरतें पहले पहले तो ये शौक एक दूसरे की देखा देखी में पाल लेती हैं, मगर टाइम पास करने के साधन कम होने की वजह से धीरे धीरे उन्हें इस चीज का शौक चढ़ने लगता है। और फिर कुछ ऐसे बेतुके एग्जीबिशन अटेंड करने के बाद उन औरतों को फूलों के बारे में 4 बातें पता चल जाती हैं। बस उन्हीं चीजों को एक दूसरे के साथ बातचीत करके एक बड़ा सा डिस्कशन बनाकर ये जताने की कोशिश करती हैं कि उन्हें फूलों और बॉटनी का कितना नॉलेज है। जब देविका ने सबके सामने ये बात कही कि सागर के स्पेशल और रेयर येलो ऑर्किड्स को मुरझाने से देविका ने बचाया है, तब अचानक ही अनिका ने अपने दोनों हाथ उस फूल के गमले पर रखते हुए कहा, मुझे लगता है कि इन फूलों की ट्रीटमेंट गलत हो रही है। ये सुनते ही आसपास खड़ी औरतें हैरान रह गईं। सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। अनिका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर जल्दी से जल्दी इन्हें ठीक नहीं किया गया तो कुछ ही घंटों में ये पौधा दम तोड़ देगा। खुद सागर भी अनिका की बात सुनकर काफी हैरान था। सागर जानता था कि कल तक जो फूलों का पौधा बिल्कुल मरा मरा सा लग रहा था, वो आज काफी तंदुरुस्त नजर आ रहा था और ये सब कुछ देविका की दी हुई दवाई के कारण हुआ था। फिर अचानक ही अनिका ने ऐसी बात क्यों कही थी
ये सागर की समझ के बाहर था। जब अनिका ने सबके सामने ये बात कही तो देविका ने बड़ी धीमी और पोलाइट आवाज में अनिका से कहा, देखो बेटा, मैं जानती हूं कि तुम बहुत जल्द रोहित के साथ शादी करने वाली हो और आयशा को अपनी सास मानती हो, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझे इस तरह सबके सामने जलील करने की कोशिश करो। वैसे इस बार ये कहकर तुमने अपना ही मजाक बना लिया है लोगों के सामने। जरा देखो इन फूलों की ओर। सभी लोग जानते हैं कि कल तक इन फूलों की क्या हालत थी और आज इन फूलों की सेहत में क्या सुधार आया है। ये बात तो सबकी आंखों के सामने है। इस तरह की बेतुकी बात करके तुमने अपना मजाक उड़ाया है और रोहित की शुभचिंतक होने के नाते मैं नहीं चाहती कि खानदान की होने वाली बहू का मजाक उड़ाया जाए। मैं ये भी अच्छी तरह जानती हूँ कि तुमने डॉक्टर वांगपट्टू के अंदर रहकर आयुर्वेदिक पढ़ाई की है और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम इस देश की ही नहीं बल्कि दुनिया की बेहतरीन सर्जन में से एक हो। मगर इंसानों का इलाज करना और पेड़ पौधों का इलाज करने में काफी फर्क होता है, काफी अंतर होता है इन दोनों के बीच। और जहां तक पेड़ पौधों का सवाल है, मेरे ख्याल से उनके बारे में मुझे तुमसे ज्यादा समझ है। देविका वैसे तो अनिका के साथ काफी अच्छे संबंध रखना चाहती थी, मगर जब अनिका ने सबके सामने फूलों के गलत ट्रीटमेंट की बात की तब देविका का ईगो हर्ट हो गया था। इस वक्त वो भूल चुकी थी कि उसे अनिका के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखने हैं ताकि भविष्य में अनिका के जरिए वो रोहित के दिल में भी अपने लिए जगह बना सके। मगर इस वक्त देविका को अनिका में एक ऐसी लड़की दिखाई दे रही थी जिसे अपने आप पर जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस था। और सबसे बड़ी बात देविका को ये खटक रही थी कि अनिका आयशा का साथ दे रही थी। देविका ने अपने दांत कचकचाते हुए अनिका की ओर देखा और कहा, क्या तुम ये बात साबित कर सकती हो कि मैंने इन फूलों को गलत ट्रीटमेंट दी है? क्योंकि मैंने तो ये सबके सामने साबित कर दिया है कि मैंने इन फूलों की जान बचाई है। अगर मैंने सही वक्त पर इन फूलों को दवाई नहीं दी होती तो अब तक इन फूलों से जान निकल चुकी होती। अनिका कुछ देर तक बड़ी ही गौर से पीले ऑर्किड के फूलों को देखती रही। कुछ देर तक अच्छी तरह एग्जामिन करने के बाद अनिका ने सागर की ओर देखकर कहा, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ ही घंटों में ये पौधा पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। अगर इसे वक्त पर सही नहीं किया गया तो अफसोस कि आज का एग्जीबिशन इन फूलों के लिए आखिरी एग्जीबिशन बन जाएगा और उसके बाद हमारे देश में लोग पीले ऑर्किड्स को सिर्फ किताबों और मैगजीन्स के जरिए फोटो में देख पाएंगे, जब तक कि यूरोपियन देश का कोई और मेहरबान इन फूलों को हमारे देश में भेजने के लिए राजी नहीं होता। सागर ये बात अच्छी तरह से जानता था कि इन फूलों को देश में लाने का क्या मतलब था। ये फूल बड़ी ही रेयर प्रजाति के फूल थे और सिर्फ यूरोप के कुछ हिस्सों में पाए जाते थे। इन्हें हमारे देश में लाना लगभग नामुमकिन काम था। यूरोपियन फैमिली को बड़ी ऊंची कीमत देकर सागर ने किसी तरह इन फूलों को देश में इंपोर्ट करवाया था। अनिका का कॉन्फिडेंस देखकर अब धीरे धीरे सागर को भी टेंशन होने लगा था। सागर ने उसकी फैमिली के साथ एक करार किया था, अगर इन फूलों को 6 साल के अंदर कुछ हो जाता है तो वो लोग सागर पर लीगल एक्शन ले सकते थे। देविका ने भी सागर के चेहरे पर परेशानी देख ली थी। तभी देविका ने अनिका की ओर देखकर कहा, चलो ठीक है, तुम्हारी बात अगर मान ली जाए तो क्यों ना हम इसे एक शर्त में बदल दें। शर्त यह है कि अगर इन फूलों को कुछ नहीं होता है और मेरी ट्रीटमेंट सक्सेसफुल साबित होती है तो तुम मुझे और हंसराज को मारवा हाउस में रहने की परमिशन दिलवाओगी। बोलो, क्या तुम्हें ये मंजूर है? अनिका ने भी चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए कहा, ठीक है, पर अगर मेरी बात सच निकली तो आप अभी इसी वक्त सबके सामने आयशा मारवा से माफी मांगेगी कि 20 साल पहले आप ही की वजह से उनका हंसता खेलता परिवार बर्बाद हुआ था। देविका को पिछले 20 साल से अगर अपने वतन वापस लौटने का डर लग रहा था तो सिर्फ एक ही बात को लेकर, क्योंकि यहां दिल्ली में लोग देविका को सिर्फ एक ही नजर से देखते थे। देविका ने हंसराज की जिंदगी में आकर हंसराज के परिवार में आग लगा दी। ऊंचे घराने के कई लोग देविका को एक फैमिली ब्रेकर कहकर भी बुलाते थे। देविका को एक बात की खुशी जरूर थी कि देविका ने हंसराज को हमेशा के लिए आयशा से छीन लिया था, मगर देविका आयशा से वो पद कभी नहीं छीन सकी जो आयशा मारवा खानदान की बहू और रोहित की मां होने की वजह से पा चुकी थी। लोग अक्सर इस तरह की औरतों को कई नाम देकर बुलाते थे। देविका जानती थी कि उसकी पीठ पीछे खुद उसके रिश्तेदार भी देविका के बारे में बड़ी हल्की बात किया करते थे,
देविका किसी भी तरह लोगों की नजरों में अपनी भी इज्जत बनाना चाहती थी। आज अनिका ने फिर से इस तरह की शर्त रखकर देविका को अचानक ही सबके सामने शर्मिंदा कर दिया था। देविका जानती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अनिका के साथ बदतमीजी से बात नहीं कर सकती थी। इसलिए अपने गुस्से पर काबू करते हुए देविका ने अनिका की ओर देखकर कहा, ये किस तरह की शर्त रख रही हो तुम? क्या तुम जानती भी हो इसका मतलब क्या है? अनिका ने बिना सोचे तुरंत ही इस बात का जवाब देते हुए कहा, अभी अभी कुछ देर पहले आपने भी एक शर्त रखी थी और मैंने आपकी वो शर्त मंजूर की है। मुझे लगता है मेरी शर्त भी मंजूर करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको अपने इलाज पर इतना भरोसा है, तब आपको शर्मिंदगी उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपको यकीन है कि शर्त में मेरी हार होगी और आपकी जीत, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि आपको ये शर्त मानने से कोई एतराज होना चाहिए। कहीं ना कहीं खुद देविका को भी अनिका की बात बिल्कुल ठीक लग रही थी। अमेरिका में रहते हुए भी देविका ने कई महीनों तक बॉटनी और फूलों की ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी हासिल की थी। देविका को अपनी ट्रीटमेंट पर पूरा भरोसा था। वो जानती थी कि इस तरह की शर्त रखकर अनिका ने सबके सामने देविका को शर्मिंदा करने की कोशिश की थी। मगर वो एक बात भी अच्छी तरह जानती थी कि अगर उसने ये शर्त मंजूर नहीं की, तो हो सकता था कि आसपास खड़े लोग देविका की काबिलियत पर शक करने लगे। और इतने सालों बाद अपने शहर में वापस लौटने के बाद देविका लोगों की नजर में अब नीचे नहीं गिरना चाहती थी। देविका ने अनिका की ओर देखकर कहा, ठीक है, अगर यही तुम्हारी जिद है तो मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मगर मैं तुमसे एक बात अभी भी कह देना चाहती हूं। देखो, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। इनफैक्ट मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूं कि आपस की बात सिर्फ आपस में रहनी चाहिए। घर परिवार की बातें इस तरह लोगों के सामने करने से ना सिर्फ तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो, बल्कि मारवा खानदान को भी शर्मिंदा कर रही हो। और जहां तक बात रही इन फूलों की, तो एक बात मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ। भले ही तुम्हारी काबिलियत का लोहा दुनिया मान चुकी हो, मगर अभी तुम उम्र में छोटी हो। मेरा एक्सपीरियंस तुमसे कई ज्यादा है और मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि इन फूलों में कोई खराबी नहीं होने वाली। ये अब बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। अनिका ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, ठीक है, फिर मेरे ख्याल से 2 घंटे काफी हैं ये बात प्रूव करने के लिए कि मैं सही हूं या आप सही हैं। 2 घंटे के अंदर हमें पता चल जाएगा कि आपकी दी हुई दवाई की वजह से इन फूलों पर क्या साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। आसपास खड़ी औरतें भी ये चैलेंज सुनकर काफी एक्साइटेड हो गईं। ऊंचे खानदान की औरतों ने सोचा नहीं था कि एग्जीबिशन में इस तरह का कोई मुकाबला देखना उन्हें नसीब होगा। वो तो ये सोचकर आई थी कि हमेशा की तरह एक बोरिंग फूलों के एग्जीबिशन में उन्हें जबरदस्ती हाजिरी देनी होगी और मुस्कुराकर एक दूसरे के सामने अपने नॉलेज का शो ऑफ करना होगा। मगर वो ये नहीं जानती थी कि आज एग्जीबिशन में उन्हें इतना बड़ा मसाला मिलने वाला था, जो अगले 1 महीने तक उनकी किट्टी पार्टी में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहने वाला था। जैसे ही अनिका और देविका के बीच चैलेंज शुरू हुई, सारे लोग एक दूसरे के साथ तरह तरह की बातें करने लगे। सभी लोग अब 2 घंटे तक एग्जीबिशन में रुकना चाहते थे, क्योंकि सभी लोगों को इस बात का इंतजार था कि अनिका और देविका के बीच में लगी शर्त कौन जीता था। इसलिए जानबूझकर अलग अलग टॉपिक निकालकर लोग एक दूसरे के साथ बात करके वक्त बिताने की कोशिश कर रहे थे। जब देविका ने देखा कि सारे लोग बस इसी बात के इंतजार में एग्जीबिशन में रुके हुए थे कि मुकाबले का फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि आज का दिन देविका के लिए काफी इंपॉर्टेंट दिन होने वाला था। अपने शहर में वापस लौटने के बाद अगर देविका ये शर्त जीत जाती है, तब देविका और हंसराज को डायरेक्ट मारवा हाउस में एंट्री मिल जाएगी। लेकिन अगर वो ये शर्त हार गई, तो सबके सामने उसे अपने किए की माफी मांगनी पड़ेगी, और वो भी उस औरत से जिसे वो जिंदगी में शायद सबसे ज्यादा नफरत करती थी। अपने एक सिक्योरिटी गार्ड को पास बुलाते हुए देविका ने कहा, देखो, मामला काफी सीरियस हो चुका है। मैं भले ही इन पौधों को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, मगर हो सकता है कि लोगों के लिए सिर्फ ये एक शर्त जीतने हारने का जरिया हो। इसलिए हो सकता है कि कुछ लोग शर्त जीतने के लिए जानबूझकर इस पौधे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। इसलिए आने वाले 2 घंटे तक इस पौधे पर तुम्हें काफी कड़क निगरानी रखनी होगी। देखना कि कोई इस पौधे के करीब जाकर उसे छू ना पाए। जो मेहमान एग्जीबिशन का लुत्फ उठाने आ रहे हैं, उन्हें खास हिदायत दी जाए कि वो कुछ मीटर दूर से ही इन खूबसूरत फूलों को देख सकते हैं। उस एग्जीबिशन की सिक्योरिटी जिस एजेंसी को सौंपी गई थी,
उस एजेंसी के चीफ सिक्योरिटी गार्ड ने देविका से कहा, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए मैडम, मैं यहाँ अपने 2 आदमी लगा कर रखता हूँ। इन फूलों के पास कोई नहीं आ सकेगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। जितने भी मेहमान आएंगे उन्हें कुछ मीटर दूर से ही फूलों को देखने दिया जाएगा। सिक्योरिटी गार्ड से मिली तसल्ली के बाद देविका अपने खास मेहमानों को एंटरटेन करने के लिए वहां से चली गई। देविका मन ही मन काफी कॉन्फिडेंट थी कि इस शर्त में जीत उसी की होने वाली है। बस उसे किसी तरह 2 घंटे बीतने का इंतजार था। जाने से पहले देविका ने एक आखिरी बार उस ऑर्किड के पौधे की ओर देखा। येलो ऑर्किड के फूल काफी शानदार नजर आ रहे थे। हर तरफ से पौधे को एग्जामिन करने के बाद देविका को इस बात की तसल्ली हो गई थी कि कम से कम कुछ दिनों तक तो इस पौधे को कोई आंच नहीं आने वाली थी। देविका खुद भी जानती थी कि उसकी दी हुई दवाई से शायद कोई साइड इफेक्ट पौधे पर हो सकती थी, मगर देविका ने सोचा था कि अगर कोई साइड इफेक्ट हुई भी तो पौधे पर यह साइड इफेक्ट दिखने में कम से कम 2-3 हफ्तों का समय लग सकता था। जब अनिका और देविका के बीच में शर्त लगी तब आयशा अनिका का हाथ पकड़कर उसे एक कोने में ले गई थी। आयशा ने बड़ी ही धीमी आवाज में अपनी हैरानी जाहिर करते हुए अनिका से कहा, ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम जानती भी हो तुमने किस तरह की शर्त लगाई है? जरा देखो उन फूलों की ओर। तुम्हें लगता है कि 2 घंटे के अंदर इन फूलों पर किसी भी तरह का कोई असर होने वाला है? ये तो काफी तंदुरुस्त नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं इस वक्त ये फूल। इन फूलों की खूबसूरती तो यूरोप में भी इतनी अच्छी नहीं नजर आती। जरूर देविका की दवाई ने अपना अच्छा असर दिखाया है इस पौधे पर। तुम्हें ये शर्त नहीं लगानी चाहिए थी। अनिका ने आयशा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखें, मैं भी नहीं चाहती कि पौधे को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचे। भले ही शायद मेरा फूलों के लिए जो प्यार है वो आप जितना नहीं है, मगर मैं भी ऊपर वाले की बनाई हुई हर चीज की हिफाजत करने के बारे में सोचती हूँ। मेरा बस चले तो इस दुनिया से बीमारियों का नामो निशान मिटा दूं, मगर कुछ चीजें मेरे बस में नहीं है। जैसे कि इस वक्त इस पौधे को ट्रीटमेंट देना बेहद जरूरी है, वरना इस पौधे को बहुत जल्द इन्फेक्शन लग सकता है। और मैं चाहती हूं कि मैं किसी भी हालत में इस पौधे को बचाऊं। और आप फिक्र मत करना, साइड इफेक्ट के सिस्टम्स देखते ही मैं इस पौधे की ट्रीटमेंट शुरू कर दूंगी। आयशा ने इंटरनेट पर फ्लावर गर्ल के बारे में सुना था, जो किसानों की मदद के लिए तरह तरह के नुस्खे बताया करती थी। अनिका की कुछ कुछ बातें सुनकर आयशा के मन में अचानक ही एक बात बिजली की तरह चमकी। आयशा ने अनिका से अचानक ही पूछ लिया, क्या तुम ही इंटरनेट पर वो फ्लावर गर्ल हो जो किसानों को अपनी फसल बचाने में काफी मदद करती है और लोगों को अपने फूलों का इलाज करने में भी मदद करती है? अनिका ने अचानक ही अपनी ओर फेंका हुआ सवाल सुनकर मुस्कुराते हुए आयशा से कहा, अगर मैं ही वो हूं तो क्या फर्क पड़ता है? इस वक्त हमारे लिए सबसे जरूरी बात यह है कि किस तरह उस पौधे को बचाया जाए। ना सिर्फ ये उस पौधे के लिए जरूरी है, बल्कि हमारे परिवार के लिए भी उतना ही जरूरी है। अनिका की बात सुनते ही आयशा समझ चुकी थी कि अनिका किस ओर इशारा कर रही थी। जैसे ही आयशा के चेहरे के हाव भाव बदले, अनिका ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखिए, मैं जानती हूं कि आपने सब कुछ किस्मत के हवाले छोड़ रखा है। अगर आपकी किस्मत में होगा तो आपका घर, आपका ग्रीन हाउस बिल्कुल महफूज रहेगा। और अगर ऐसा हुआ तो आप अपने बेटे को अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई सच्चाई बता देंगी। इस शर्त को जीतने के बाद मेरे 2 मकसद पूरे होंगे। एक तो ये कि मैं अपनी दोस्त, जिसे मैं कुछ दिनों पहले एक सुनसान विला में मिली थी, उसे इस समाज के सामने न्याय दिला सकूं। कम से कम भले ही मैं अपनी दोस्त को उसके खोए हुए 20 साल नहीं लौटा सकती, मगर कम से कम उसके साथ जिसने ये किया है सबके सामने उससे माफी मंगवा सकूं। उसे माफ करना या ना करना ये आपके हाथ में है। हाँ, मगर उससे माफी मंगवाना मेरे बस में है और वो मैं करवा कर रहूंगी। अनिका की ये बात सुनकर आयशा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। आयशा ने कभी सोचा नहीं था कि उसकी होने वाली बहू उसे दोस्त कहकर बुलाएगी। आयशा के दिल में अब अनिका के लिए इज्जत पहले से भी ज्यादा बढ़ गई थी। आयशा ने अनिका से कहा, देखो बेटा, हो सकता है कि मेरी पिछली जिंदगी के बारे में सुनने के बाद रोहित की जिंदगी पर एक गहरा असर पड़े। यह भी हो सकता है कि आप लोग मुझसे नफरत करने लगें। बस इतना याद रखना कि जो कुछ भी मेरी जिंदगी में हुआ है मैं उसे बदल नहीं सकती, मगर इसके बाद हमारी जिंदगी में क्या बदलाव आ सकता है उसे हम जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। मुझे एक बात का जवाब दो, क्या सच्चाई सुनने के बाद अगर तुम्हें मुझसे नफरत हो गई तो तुम कभी मुझसे मिलने नहीं आओगे?
अनिका ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, देखिए, मैं ज्यादा फिल्में नहीं देखती, मगर इतना जरूर जानती हूँ, ये जिंदगी बहुत छोटी है। यहाँ हमारे पास प्यार बांटने के लिए वक्त नहीं है। आप नफरत की बात कर रही हैं। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि माँ बेटे के बीच में जो दरार पड़ी है उसे हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया जाए। अनिका और आयशा एक कोने में बैठे एक दूसरे के साथ बातें करने लगे थे। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं हुआ कि कब 2 घंटे बीत गए। शर्त पूरी होने में सिर्फ 5 मिनट का वक्त बाकी था। तभी अचानक अनिका और आयशा के सामने देविका ने आकर कहा, अनिका बेटा, मैंने तुमसे कहा था ना, ये शर्त लगाना तो बिल्कुल फिजूल है। जरा देखो उन फूलों की ओर, ये तो हर गुजरती घड़ी के साथ ज्यादा निखरते जा रहे हैं। मैं तुमसे इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मुझे अपने इलाज पर घमंड है। मैं तो बस सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं अभी भी बीती बातें भुलाने के लिए तैयार हूँ। मैं, तुम, रोहित, हंसराज, हम सब बड़े ही प्यार से एक दूसरे के साथ जिंदगी बिता सकते हैं। बस मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। देविका की बात को पूरी तरह इग्नोर करके अनिका ने अपनी घड़ी में देखते हुए कहा, वैसे शर्त पूरी होने में अभी 5 मिनट का वक्त बाकी है। अनिका की ये बात सुनकर देविका के चेहरे पर हंसी आ गई। देविका ने अनिका से कहा, जो खराबी इतने घंटों में नहीं हुई, क्या तुम्हें लगता है कि आने वाले 5 मिनट में अचानक ही इन फूलों के साथ कुछ ऐसा हो जाएगा कि इन फूलों की हालत खराब हो जाएगी? मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है अनिका कि तुम अपनी किस्मत पर कुछ ज्यादा ही भरोसा रखती हो। शर्त जीतने की लालच में तुम ये भी भूल गई हो कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे बस में नहीं होती। अगर तुम ये शर्त हार गई तब भी मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं होंगी, क्योंकि आज नहीं तो कल तुम्हें भी इस बात का पता चल जाएगा कि मैं तुमसे और रोहित से कितना प्यार करती हूँ। भले ही रोहित को मैंने जन्म नहीं दिया, मगर जब जन्म देने वाली माँ ने ही अपने बेटे का तिरस्कार कर दिया था, तब रात दिन विदेश में रहने के बावजूद मैं सिर्फ और सिर्फ रोहित के बारे में सोचती रही। और मुझे बड़ी खुशी है कि रोहित ने तुम्हें अपना जीवन साथी चुना है। तुम ना सिर्फ खूबसूरत हो, मगर काफी इंटेलिजेंट और स्मार्ट भी हो। पता नहीं आयशा की बातों में आकर तुम्हें क्यों मुझसे नफरत होने लगी है, मगर मैं ये भी जानती हूँ कि आज नहीं तो कल तुम्हें आयशा का असली चेहरा नजर आएगा। चलो 5 मिनट बाद कम से कम तुम मुझे मारवा खानदान से मिलने की परमिशन तो जरूर दिलवा दोगी। अब इस बात का पक्का यकीन हो गया है मुझे। और एक बार बिछड़े हुए खानदान में नजदीकियां बढ़ने लगेंगी, तब धीरे धीरे असलियत से भी पर्दा उठ जाएगा और तुम्हें आयशा का असली चेहरा नजर आएगा। जब देविका आयशा और अनिका के सामने ये सारी बातें कर रही थी, तब अचानक देविका का चीफ सिक्योरिटी गार्ड दौड़कर देविका के पास आया। उसने देविका के कानों में कुछ कहा। देविका ने तुरंत घड़ी में टाइम देखा। शर्त पूरी होने में अभी 2 मिनट का वक्त बाकी था। देविका के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आने लगी थी। अचानक ही अपनी आवाज ऊंची करते हुए देविका ने उस सिक्योरिटी गार्ड से कहा, ये क्या कह रहे हो तुम? ये कैसे हो सकता है? अभी कुछ देर पहले तो वो फूल बिल्कुल तंदुरुस्त थे, फिर अचानक क्या हो गया? सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, पता नहीं मैडम क्या हो गया, मगर अभी 5 मिनट पहले फूलों ने रंग बदलना शुरू कर दिया है। गहरे काले धब्बे नजर आने लगे हैं फूलों पर। ऐसा लग रहा है जैसे पौधे को किसी किस्म का इन्फेक्शन हो गया है। हमने इससे पहले भी काफी फूलों के एग्जीबिशन में सिक्योरिटी दी है। अक्सर कीड़े लगने की वजह से या किसी दवाई का साइड इफेक्ट होने की वजह से फूलों पर इस तरह के धब्बे नजर आते हैं। उस आदमी को चुप कराते हुए देविका ने कहा, बिल्कुल चुप हो जाओ तुम। तुम्हारा काम है फूलों को सिक्योरिटी देना, अपना काम तो ठीक से कर नहीं पाते और अब यहाँ फिजूल की बकवास कर रहे हो। सिक्योरिटी ऑफिसर देविका की ओर हैरानी से देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर फूलों के साथ जो कुछ भी हुआ था उसमें उसकी क्या गलती थी। धीरे धीरे बाकी लोग भी उस येलो ऑर्किड के आसपास इकट्ठा होने लगे। देविका तेजी से गार्डन के बीचों बीच रखे हुए उस रेयर येलो ऑर्किड के पौधे की ओर आई। पौधे की हालत देखकर देविका के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पौधे के साथ अचानक हो क्या गया था। वैसे ये बात तो देविका भी अच्छी तरह से जानती थी कि उसने जो दवाई पौधे पर इस्तेमाल की थी वो काफी स्ट्रांग थी, मगर देविका ने कभी ये नहीं सोचा था कि वो दवाई की साइड इफेक्ट इतनी जल्दी पौधों पर नजर आने लगेगी। पौधे की कंडीशन देखकर सागर काफी परेशान हो गया। सागर ने देविका के पास आकर कहा, मैडम ये क्या हो गया पौधों को? देखिए, मैंने आपसे कहा था अगर आप इनका इलाज करना नहीं जानती तो फिर इन पर कोई एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा।
अरे मैं एक बहुत बड़े लीगल मैटर में फंस सकता हूँ। वो लोग कॉम्पनसेशन के तौर पर ना सिर्फ मुझसे मेरी पूरी प्रॉपर्टी हड़प लेंगे, बल्कि वो लोग हमेशा हमेशा के लिए मुझे इस इंडस्ट्री से बाहर करवा देंगे। मैंने आपसे कहा था कि मेरे लिए ये फूल अपनी जान से भी ज्यादा कीमती हैं। सागर को चुप कराते हुए देविका ने कहा, अरे तुम्हारे सामने ही तो मैंने इलाज किया था इन फूलों का। ये कैसे हो सकता है कि अभी कुछ देर पहले तक जो पौधा इतना तंदुरुस्त था, अचानक ही उस पौधे में इस तरह की बीमारी लग जाए। मुझे पक्का यकीन है कि इन पौधों के साथ किसी ने खिलवाड़ किया है। देविका का इस तरह का एलिगेशन सुनकर आसपास खड़े सारे लोग चौंक गए। सिक्योरिटी ऑफिसर ने देविका से पूछा, मैडम आप कहना क्या चाहती हैं? पीछे से धीरे धीरे गार्डन के बीचों बीच चलकर आ रहे आयशा और अनिका की ओर देखकर देविका ने कहा, जरूर शर्त जीतने के लिए इन लोगों ने पौधे के साथ किसी तरह का खिलवाड़ किया है। जरूर इन लोगों ने पौधे में कोई ऐसी चीज मिलाई है जिसकी वजह से पौधे की ये हालत हुई है। सिक्योरिटी ऑफिसर ये बात सुनते ही तुरंत अपने एक असिस्टेंट के साथ आगे आया और देविका से कहने लगा, मगर मैडम आपने हमें जो इंस्ट्रक्शन दिए थे उसके बाद मैंने अपने 4 असिस्टेंट को इन पौधों की रखवाली के लिए यहीं तैनात कर दिया था। मैं खुद यहीं पर खड़ा था। इस पौधे की मैं पर्सनली निगरानी कर रहा था। पिछले 2 घंटों में इस पौधे के आसपास भी कोई नहीं आया। जिन लोगों को इन फूलों की सुंदरता देखनी थी उनके लिए एक बाउंड्री बनाई गई है। देखिए, ये बाउंड्री इस पौधे से 5 मीटर की दूरी पर है। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने जब अपनी पूरी बात सबके सामने रखी तो देविका उस ऑफिसर की बात झुटलाते हुए कहने लगी, मुझे तुम्हारी सिक्योरिटी पर कोई भरोसा नहीं है। जरूर मेरे साथ साजिश करने की कोशिश की गई है। इन पौधों के साथ जरूर किसी ने छेड़खानी की है। सिक्योरिटी गार्ड के असिस्टेंट ने देविका की इस बात का जवाब देते हुए कहा, मैडम अगर आपको हम पर भरोसा नहीं है तो आप सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज में आपको जरूर पता लग जाएगा इस पौधे के आसपास कोई नहीं आया। और आप इन दोनों औरतों की बातें कर रही हैं, वो तो पिछले 2 घंटे से वहीं गार्डन के कोने में बैठी हुई एक दूसरे के साथ बातें कर रही थीं। सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ साफ साफ देख सकेंगे आप। देविका अब जान चुकी थी कि उसके पास अब इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ये सब कुछ अनिका और आयशा की वजह से हुआ है, इसलिए लोगों के सामने अब ये इल्जाम लगाना सही नहीं होगा। अचानक ही देविका तेज सांसें लेने लगी। उसे पता था कि अब बहुत जल्द सबके सामने उसका सर शर्मिंदगी से झुकने वाला था, मगर किसी भी तरह उसे कोई प्लान सोचना होगा जिससे ऊंचे खानदान की औरतों में उसकी खोई हुई इज्जत वो फिर से पा सके। तभी एक काफी उम्र दराज औरत जो कि काफी ऊंचे और सोफिस्टिकेटेड खानदान की लग रही थी, वो देविका के पास आई और कहने लगी, देविका जी, अगर आप फूलों का और पौधों का इलाज करना नहीं जानती तो आपको इस तरह का रिस्क नहीं उठाना चाहिए था। हम तो आपके एग्जीबिशन में सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि आपने अपने इनविटेशन में अपने बायोडेटा में बहुत कुछ लिखा था, मगर इतने साल के बोटैनिकल एक्सपीरियंस के बाद भी इतनी बड़ी लापरवाही की हमें उम्मीद नहीं थी। सागर वहीं देविका के पास खड़ा अब ये सोचने लगा था कि वो अपने आप को इस मुसीबत से कैसे बचाएगा, क्योंकि अगर फूलों को कुछ हो जाता है तो उसके ऊपर बहुत बड़ी लीगल एक्शन ली जा सकती थी। सागर ने देविका के पास आकर कहा, देखिए, मैं बहुत बुरी तरह फंस जाऊंगा अगर इन फूलों को कुछ हो गया तो मेहरबानी करके कुछ भी कीजिए और इन फूलों को बचाइए। देविका हैरान होकर फूलों की ओर देखने लगी। पीले खुशबूदार ऑर्किड अब धीरे धीरे मुरझाने लगे थे। देविका जानती थी कि अब उसे बहुत जल्द किसी की मदद की जरूरत पड़ने वाली थी, इसलिए आसपास खड़ी औरतों को सामने देखकर देविका ने पूछा, क्या यहाँ पर कोई ऐसा है जो इन पौधों को मरने से बचा सके? ऊंचे खानदान की सभी औरतें गार्डनिंग का शौक रखती थीं, मगर इस वक्त आगे आकर वो अपनी नॉलेज का शो ऑफ नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी अगर उनकी कही हुई बात से फूलों को नहीं बचाया जा सका तो सबके सामने उन्हें शर्मिंदगी उठानी होगी। सागर भी अब जोर जोर से लोगों की ओर देखकर रिक्वेस्ट करने लगा, प्लीज अगर कोई भी किसी ऐसे इंसान को जानता है जो फूलों के इलाज के बारे में जानकारी रखता है तो प्लीज मुझे बताइए। सागर अच्छी तरह से जानता था कि फ्लावर गर्ल नाम की एक लड़की पिछले कुछ सालों से लोगों को इंटरनेट के जरिए पेड़ पौधों को बचाने की सलाह दिया करती थी। उस लड़की की मदद से कई किसानों ने अपनी फसल को बर्बाद होने से बचाया था। सागर ने अपने आसपास खड़ी औरतों की ओर देखकर कहा, अगर आप में से कोई भी फ्लावर गर्ल का कांटेक्ट नंबर या उसे कांटेक्ट करने का तरीका जानता है तो प्लीज मुझे बताइए। मेरे ख्याल से अब वही एक रास्ता है अगर इन फूलों को हमें बचाना है तो। सागर की बात सुनते ही
आयशा ने अनिका का हाथ पकड़कर कहा, फ्लावर गर्ल और कोई नहीं बल्कि मेरी बहू अनिका है। आयशा की ये बात सुनकर एग्जीबिशन में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। अनिका की खूबियों के बारे में सभी लोगों ने काफी बातें सुन रखी थी, मगर अब ये बात कि अनिका ही फ्लावर गर्ल थी, उनके लिए मानना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। आयशा की बात पूरी होने के बाद देविका ने आगे बढ़ते हुए आयशा से कहा, ये तुम क्या कह रही हो? अनिका को इन सब के बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है, और फिर ऐसा झूठ भी फैलाने का क्या मतलब है? क्या तुम जानती नहीं कि अनिका बहुत जल्द मारवा खानदान की बहू बनने वाली है? इस तरह की अफवाह फैलाकर तुम पूरे खानदान को शर्मिंदा कर दोगी। देविका की बात को काटते हुए अनिका ने कहा, देखिए, मैं फ्लावर गर्ल हूं या नहीं ये मुद्दा नहीं है। इस वक्त सबसे जरूरी बात यह है कि क्या इन फूलों को बचाया जा सकता है या नहीं। और मैं आप लोगों से वादा तो नहीं कर सकती, मगर कोशिश जरूर कर सकती हूं इन फूलों को बचाने की। सभी लोग अनिका की ये बात सुनकर चौंक गए। फूलों की हालत देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि फूलों को अब बचाया जा सकता था। हर गुजरते पल के साथ फूलों का रंग उड़ता जा रहा था। लोग जान चुके थे कि अभी इन फूलों के पास बहुत कम वक्त बचा था। तभी वो औरत जो अभी अभी कुछ देर पहले देविका को खरी खोटी सुना रही थी, उसी औरत ने आयशा की ओर देखकर कहा, क्या तुम सच कह रही हो कि तुम्हारी बहू ही द फेमस फ्लावर गर्ल है? आयशा ने सिर्फ हाँ में अपना सर हिला दिया। आयशा का जवाब सुनते ही उस औरत के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। आयशा और अनिका की ओर बड़ी बड़ी आंखें करके देखते हुए उस औरत ने कहा, अगर तुम फूलों को बचाने की विद्या जानती हो तो फिर तुमने पहले क्यों नहीं बताया? सागर भी उस औरत की बात का समर्थन करते हुए आगे आकर कहने लगा, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आंटी जी। आयशा जी, हम सब जानते हैं कि आपको फूलों से कितना प्यार है। कई सालों से हम लोग फूलों की देखभाल करने के लिए आपसे सलाह लेते आए हैं। फूलों के प्रति आपका प्यार और आपका समर्पण देखकर हम सब आपकी काफी इज्जत करते हैं। मगर ये तो बहुत गलत बात कर दी आपने। अगर आपकी बहू सचमुच फूलों को बचाने की विद्या जानती है तो आप मुझे पहले ही बता देती कि आपकी बहू ही फ्लावर गर्ल है। इस तरह से देविका जी को सबके सामने नीचा दिखाने के लिए आपने उन्हें गलत इलाज करने ही क्यों दिया? क्या आपके दिल में फूलों की जान की कोई परवाह नहीं? क्या आपको इन फूलों के लिए कोई इमोशंस नहीं है? आसपास खड़ी औरतों को कहीं न कहीं सागर की कही हुई बात भी सच लगने लगी थी। ऊंचे खानदान की औरतों को देविका और आयशा का रिश्ता अच्छी तरह से पता था। वो लोग भी जानती थी कि सौतन एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, मगर किसी ने आयशा से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फूलों की जान की परवाह न करते हुए वो अपनी सौतन को इस तरह सबके सामने नीचा दिखाने की कोशिश करेगी। सागर और बाकी लोगों की बातों का आयशा के पास कोई जवाब नहीं था। लोग अब मन ही मन ये तय कर चुके थे कि आयशा ने जानबूझकर इतने रेयर फूलों की जान की परवाह न करके अपनी सौतन से बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया था। तभी अचानक अनिका ने आयशा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैंने ही आंटी से कहा था कि हम इन फूलों का इलाज नहीं करेंगे।